नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले के बारे में रोचक बातें और आखिर क्यों गहरी होती जा रही है इंडिया गठबंधन में दरार। बात करेंगे 90 घंटे काम बोलकर घिरे L&T चेयरमैन की, देखेंगे केजरीवाल के घर तक बीजेपी का पूर्वांचल सम्मान मार्च। बात करेंगे हिंदी भाषा पर दिए रविचंद्रन अश्विन के उस बयान की जिस पर मचा है बवाल, और आखिर में जानेंगे शपथ से पहले क्या ट्रंप हो जाएंगे गिरफ्तार। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। ईंट बनाने वाले कारोबारी को बिजली बोर्ड ने थमाया 2 अरब 10 करोड़ का बिल। घबराए कारोबारी ने आनन फानन में करवाई बिजली बोर्ड कार्यालय में शिकायत दर्ज। कैलिफोर्निया की आग 40,000 एकड़ में फैली, अब तक 10,000 इमारतें तबाह, 30,000 घरों को हुआ नुकसान और 29,000 एकड़ का इलाका खाक। संभल में अभी भी 33 तीर्थ की तलाश है जारी, जगह जगह की जा रही है खुदाई। वहीं एक तीर्थ संवारने के लिए मिले 1.25 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 13 केस आए सामने। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। अब तक गुजरात कर्नाटक में 2 मामले। कर्नाटक के मैंगलोर में एक युवक ने लगाया गजब का दिमाग। पेट्रोल पंप पर लगा दिया अपना QR कोड, मालिक को लगाया 58 लाख का चूना। प्रयागराज महाकुंभ में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के संग लगाएंगे गंगा में डुबकी, संतों के शिविर में करेंगे भोज। बिहार में आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर ईडी की छापेमारी जारी। 85 करोड़ के लोन फ्रॉड के केस में 18 ठिकानों पर ली जा रही है तलाशी। मध्य प्रदेश में हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने पैदल चल रहे शख्स का ही काट दिया 300 रुपए का चालान। परेशान होकर युवक ने की पन्ना के एसपी से मुलाकात और लगाई न्याय की गुहार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से अजीबोगरीब मामला आया सामने। खराब नमकीन बेचने पर कोर्ट ने दुकानदार को दिन भर खड़े रहने की सुना दी सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लगाई गई 55 एजेंडों पर मोहर। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। एक ऐसा इवेंट जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2 गुना है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की, जिसमें इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 2019 प्रयागराज अर्ध कुंभ में 13,218 टन राशन का इस्तेमाल हुआ था। इसकी तुलना स्वर्ण मंदिर में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े लंगर से करें तो वहां हर दिन 10 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटे की खपत होती है। स्वर्ण मंदिर के लंगर के मुकाबले कुंभ 2019 के मुकाबले में चावल की खपत 110 और आटे की खपत 16 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां आखिरी चरण में है। प्रशासन से लेकर सरकार से जुड़े अधिकारी और लोग आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं आयोजन को सफल बनाने के लिए कमान अपने हाथों में ले रखी है। सीएम योगी ने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। वहीं जिला प्रशासन की टीम प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में ही कैंप कर रही है। दरअसल महाकुंभ क्षेत्र को योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिला का दर्जा दे रखा है। यूपी के इस नए जिले में जिला अधिकारी और एसपी की नियुक्ति की गई है। 13 जनवरी से सनातन के सबसे बड़े आयोजन का आगाज होगा। जिला स्तर पर कुंभ मेला 2025 के आयोजन की तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है।
महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार करीब 1 साल से इस महा आयोजन की तैयारी में जुटी हुई है। कुंभ मेला 2025 में करीब 40 करोड़ लोगों के भाग लेने की संभावना है। इसको देखते हुए संगम नगरी को पूरी तरह से तैयार किया गया है। महाकुंभ का आयोजन भव्य है तो खर्चा भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन पर करीब 6,382 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये खर्च सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राम मंदिर निर्माण खर्च से भी अधिक है। वहीं विपक्षी दलों के नेता ही अब इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद अब शिवसेना यूवीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद से ही गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राउत गठबंधन की बैठकें नहीं होने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, हमने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा और नतीजे भी अच्छे रहे। इसके बाद ये हमारी और खास तौर से कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि इंडिया गठबंधन जिंदा रहे, साथ बैठे और आगे का रास्ता दिखाए। लेकिन जब तक लोकसभा चुनाव के बाद एक भी ऐसी बैठक नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि यह INDIA गठबंधन के लिए सही नहीं। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे सभी नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं है। राउत ने गठबंधन में दलों में दूरी का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। उन्होंने कहा, अगर ये बात लोगों के मन में बैठ गई तो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होगी। कोई समन्वय चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लोगों को शंका हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन में सब सही है या नहीं। अगर ये गठबंधन एक बार टूटता है तो इंडिया गठबंधन दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें गठबंधन के सभी सदस्यों की बैठक बुलानी चाहिए। यदि यह गठबंधन केवल संसदीय चुनावों के लिए था तो इसे समाप्त कर देना चाहिए और हम अलग अलग काम करेंगे। लेकिन यदि यह विधानसभा चुनावों के लिए भी है तो हमें एक साथ बैठना होगा और सामूहिक रूप से काम करना होगा। इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T के चेयरमैन द्वारा देश में हफ्ते में 90 घंटे काम का बयान बहस का मुद्दा बन चुका है। इससे पहले इन्फोसिस के को फाउंडर ने भी सप्ताह में 70 घंटे काम की सलाह दी थी, जो सुर्खियों में रही थी। अब L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम अपने बयान के चलते घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है और आलोचना करने में आम यूजर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन और फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल हो चुकी है। अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 90 दिन काम करने की सलाह देकर ट्रोल हुए L&T चेयरमैन SN सुब्रमण्यम को मोटा वेतन मिलता है। जी हां, बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक FY 2023-24 के लिए उनका वेतन कुल 51 करोड़ रुपए था और उनके वेतन में बीते वर्ष की तुलना में 43.11% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की माने तो सुब्रमण्यम के वित्त वर्ष 2024 के पैकेज में 3 करोड़ 6 लाख रुपए का मूल वेतन और 35 करोड़ 28 लाख रुपए के कमीशन के अलावा अन्य भत्ते व राशि शामिल थे। L&T चेयरमैन के रेडिट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते नजर आए हैं। इसमें SN सुब्रमण्यम जहां सप्ताह में 90 घंटे काम करने की वकालत करते हुए बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा करवा सकता तो मुझे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूं। मैं अब बता दें कि वो अपने इस स्टेटमेंट को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रही है। अब आपको बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, उन पर पानी की बौछार की गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक मार्च निकाल रही है। इस प्रोटेस्ट का नाम पूर्वांचल सम्मान मार्च है। कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटों के लिए आवेदन दिया गया था। दिल्ली विधानसभा में 1 लाख वोट है तो फिर 13,000 नए लोग कहां से आ गए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया था। बीजेपी के इस प्रदर्शन पर केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। मैं अपने घर के बाहर इनके लिए टेंट लगवा दूंगा जहां ये अपनी मर्जी के हिसाब से बैनर बदल सकते हैं। बीजेपी बहुत ही दोगली पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग गया था क्योंकि बीजेपी रोहिंग्याओं का बहाना बनाकर दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि हम पूर्वांचलियों और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। इसकी शिकायत करते हम चुनाव आयोग गए थे, लेकिन ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जितने विधायक पूर्वांचल से आम आदमी पार्टी ने बनाए उतने किसी पार्टी से नहीं बने हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का विवादों से भी नाता रहा है। अब संन्यास के कुछ दिनों बाद फिर से वे एक बयान के चलते विवादों में आ चुके हैं। उनके हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है। दरअसल अश्विन ने कहा कि हिंदी आधिकारिक भाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रीय भाषा। अब उनके बयान को लेकर जमकर बवाल मच रहा है। अश्विन ने चेन्नई के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स से बात करते हुए एक सवाल किया था। चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स से बातचीत करते दौरान उन्होंने सवाल किया था कि क्या कोई हिंदी में सवाल पूछने में इंटरेस्टेड है। इसे लेकर छात्रों का रिएक्शन बेहद चौंकाने वाला रहा। किसी ने भी अश्विन के सवाल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे ये कह ही देना चाहिए कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है। अश्विन का ये बयान ऐसे समय में आया जब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अश्विन ने ये बयान 9 जनवरी को एक प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया था। गौरतलब है कि चाहे हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये दर्जा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मिला था। भारतीय संविधान में लिखा है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। रविचंद्रन अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच, जो कि ब्रिस्बेन में खेला गया था, इसके बाद अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। वहीं अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां की एक अदालत शुक्रवार रात 8 बजे सजा सुनाएगी। आपको बता दें, ट्रंप को ये सजा हश मनी मामले में सुनाई जा सकती है। ट्रंप इस मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसी बीच ये चर्चा तेज है कि क्या सजा मिलने के बाद ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले पाएंगे। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट कमला हैरिस को पटखनी दी थी। ये मामला उस समय का है जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक एडल्ट स्टार को चुनाव से पहले चुप रहने के लिए हशमनी दी थी। इस मामले में उन्हें कोर्ट ने पहले ही दोषी ठहराया है। हालांकि न्यूयॉर्क कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन सजा क्या होगी ये किसी को भी नहीं पता है। कोर्ट से दी जाने वाली सजा डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर पर असर डाल सकती है। जी हां, जानकारों का मानना है कि ये सजा उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रंप ने इस सजा को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 5 जजों ने यह फैसला सुनाया कि न्यूयॉर्क कोर्ट ट्रंप को सजा सुना सकती है। ट्रंप के समर्थन में फैसला देने वाले जजों में जस्टिस सैमुअल एलीटो भी शामिल है, जिनका नाम विवादों में है। अब ऐसा इसीलिए वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज सैमुअल एलीटो और ट्रंप के बीच सुनवाई से पहले बातचीत होने की खबर से नया विवाद खड़ा हो गया। जस्टिस एलीटो ने माना है कि उन्होंने ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी। जस्टिस एलीटो ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने अपने एक पुराने स्टाफ की नौकरी की पैरवी के लिए ट्रंप को फोन किया था। इस विवाद के बावजूद जस्टिस एलीटो ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया है। ये तो थी आज की डीवी न्यूज़ की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।